हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज पुनः आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ। और आज का जो हमारा क्वेश्चन सीरीज का जो टॉपिक रहेगा हिंदी का भाषिक स्वरूप। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उससे संबंधित 3 क्लासेज हम प्रैक्टिस के लिए लेकर आ चुके हैं। आज ये हमारी क्लास होगी चैप्टर नंबर 2, हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी का भाषिक स्वरूप कह सकते हो, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो यूजीसी नेट के टॉपिक डाले गए हैं व्याकरण के आपके अंदर, उनसे संबंधित ये वीडियो होगी। आज की इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन की संख्या रहेगी 40 या 45 से क्वेश्चन की सीरीज आज लेकर आए हैं। और देखना ये है कि इन 40-45 में से हम कितना सही कर पाते हैं। सही नहीं, हम एक भी गलत नहीं कर पाएंगे। इतना होना चाहिए हमारा कि हमारा एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है और हिंदी व्याकरण आप सभी को अच्छे से आता है। एक ही क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का यूजीसी नेट के अंदर आने की संभावना होती है। ये कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन आपके समक्ष लेकर आई हूँ, और ये चैप्टर नंबर 2 पर लगभग हमारे 2 वीडियो बनेंगे। 90 से 95 क्वेश्चन हम शेयर करेंगे। आज की वीडियो में ये 45 क्वेश्चन होंगे। आइए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, आपको पता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। सही विकल्प का चयन कर कमेंट करके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। विकल्प है स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, स्वेनिम, संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्वेनिम ध्वनि। देखो, क्वेश्चन पूछा किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है, यानी चाहे क्वेश्चन इस तरह से बना दिया गया हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मूलभूत कहो या सबसे छोटी इकाई कहो, क्या होती है? स्वेनिम होती है। स्वेनिम के बाद कौन सी होती है आपकी? रूपम होती है। रूपम के बाद मौखिक ध्वनि होती है। मौखिक के बाद लिखित हुआ करती है, जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद आपका शब्द, शब्द के बाद वाक्य। ये ध्वनियाँ, ये आपकी इकाइयाँ चलती हैं भाषा से संबंधित। तो सबसे पहली स्वेनिम होती है। स्वेनिम का अर्थ क्या होती है? भाषा की वह मूलभूत इकाई जो स्वयं से बनी हुई होती है, स्वेनिम कहलाती है, और यह कंपन के रूप में पाई जाती है। स्वेनिम आप पता है आपके नाइट में लगाया गया है। स्वेनिम 2 प्रकार का होता है, एक खंडे होता है और एक खंडेतर होता है। 2 प्रकार की स्वेनिम हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में हिंदी की स्वेनिम व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? विकल्प है स्वन या ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। स्वेनिम व्यवस्था खंड व खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है। स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं। और विकल्प नंबर 4 है खंडेतर ध्वनियों को ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
कौन सा पूछा उसने कि जो स्वेनिम है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिएगा कौन सा गलत है इसमें से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ कहलाती हैं, तो ये गलत है। स्वर और व्यंजन दोनों आपकी खंडेतर ध्वनि नहीं कहलाती है। देखिए खंडेतर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ कहलाती हैं, मुख्य रूप से हिंदी में आप जानते हो 33 व्यंजन होते हैं और 11 हमारे स्वर हुआ करते हैं। खंडेतर ध्वनियाँ ध्वनियों के साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु ये स्वयं ध्वनि नहीं होते हैं। ऐसी ध्वनियों को खंडेतर ध्वनियाँ कहा जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो स्वर हैं वो तो आपके खंडेतर हैं, लेकिन व्यंजन द्वित्व, कोई भी द्वित्व व्यंजन है ये आपके खंडेतर नहीं कहलाते हैं। तो इसने कहा स्वर और व्यंजन दोनों खंडेतर होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्वेनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, यह कथन किसका है। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। डेनियर जोन्स, डॉक्टर भोलानाथ, ब्रागार तथा ट्रेगर, डॉक्टर तिलक। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वेनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, ये कथन किसका है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा ए, डेनियर जोन्स। डेनियर जोन्स का कथन है ये जो स्वेनिम है वो मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे समक्ष दिया गया है। खंडे ध्वनियाँ हैं। विकल्प है हल ध्वनि, स्वर तथा व्यंजन, अनुस्वार, डॉक्टर तिलक। दोस्तों ये डॉक्टर तिलक जो है ये गलत टाइप हो गया है, और जो डॉक्टर तिलक है इसकी जगह डी की जगह आप लोग कर लीजिएगा द्वित्व व्यंजन कर लीजिएगा। और सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है कि खंडेतर। क्वेश्चन पूछा हमसे खंडे ध्वनियाँ हैं। देखिए आपके जो स्वेनिम होता है 2 प्रकार का, एक खंडे होता है, एक खंडेतर होता है। तो जो खंडे और खंडेतर होता है उसमें से हमें खंडे पूछा है कि खंडे ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। पहला विकल्प है हल ध्वनि है, स्वर तथा व्यंजन है, अनुस्वार है और द्वित्व व्यंजन है। डी की जगह लिखना आपको द्वित्व व्यंजन, ये डॉक्टर तिलक की जगह द्वित्व कर दीजिए, द्वित्व व्यंजन। और सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों जो खंडे ध्वनियाँ हैं उसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका बी, स्वर व व्यंजन। देखिए स्वर जो हैं वो खंडेतर में भी आते हैं, लेकिन खंडेतर और खंडे का अंतर समझ लीजिएगा। खंडे ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, और खंडेतर ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनको
के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जो ध्वनि की भी प्रतिध्वनि होती है वो आपकी खंडेतर कहलाती है। तो जो स्वर है, स्वर का जो साउंड है, जो एक तो स्वर की प्रॉपर जो आवाज़ है और एक उसकी ध्वनि है, उसमें अंतर होता है। तो जो स्वर है, जैसे हमने कहा ए जो पूरा आ रहा है ये आपका क्या है, स्वर है, और ये क्या है आपका खंडे है। लेकिन अगर मैं कहूँ ए बोलते समय जो इसके ए की ध्वनि के बाद, ए की आवाज़ के बाद जो एक सूक्ष्म ध्वनि होती है वो खंडेतर कहलाती है आपकी। और किसी भी स्वर की जो प्रति साउंड होती है वो खंडेतर कहलाती है, जबकि स्वर की जो पूरी साउंड होती है वो आपकी खंडे रहती है। तो बस हम थोड़ा ध्यान रखें, स्वर और व्यंजन में आपका हल ध्वनि भी आ ली और अनुस्वार आपका इसके अंदर नहीं आता, आप जानते हैं, और द्वित्व व्यंजन है ये भी व्यंजन के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये खंड ध्वनियाँ आपकी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं। विकल्प है बालाघात के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, सुर के आधार पर। किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? मतलब जो स्वर को हमने दो भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये किस आधार पर बांटा गया है? सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप सभी जानते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर, और एक तीसरा भाग और होता है जिसे क्या कहते हैं हम, प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसने पूछा केवल ह्रस्व या दीर्घ, किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? तो मात्रा के आधार पर होते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय एक मात्रा का काल लगता है, या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का काल लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिनको बोलते समय दो मात्रा का काल लगता है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जिनको बोलते समय तीन या तीन से अधिक मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो ये तीनों प्रकार किसके आधार पर होते हैं? मात्रा के आधार पर होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्वर के वर्गीकरण से संबंधित चैनल पर जाओगे तो स्वर के वर्गीकरण से संबंधित वीडियो मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ देखना कि जो स्वर के वर्गीकरण संबंधी जो प्लेलिस्ट है, स्वर संबंधी जो प्लेलिस्ट है, उसमें स्वर वर्गीकरण से संबंधित वीडियो है, उसको अवश्य एक बार देख लें। स्वर का वर्गीकरण हर प्रकार का आपका अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? विकल्प है मात्रा, बलाघात, सुर या अनुनासिकता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है। जो ध्वनि होती है उसको उच्च या निम्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सुर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमें सुर की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि ध्वनि को ऊपर ले जाने के लिए, मतलब सुर को चढ़ाने के लिए और सुर को डाउन करने के लिए हमें अनुतान और वितान की आवश्यकता होती है। और ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? आपके सुर के हुआ करते हैं। सुर से ध्वनि को चढ़ाया भी जाता है जिन्हें अनुतान बोलते हैं, और सुर से ध्वनि को डाउन भी किया जाता है, नीचे भी लाया जाता है, जिसे वितान बोलते हैं। और ये ध्वनि को ऊपर या नीचे ले जाने का कार्य ये करते हैं कौन? सुर करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अभिक्षिप्त अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभिक्षिप्त अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विकल्प है, यदि किसी ध्वनि के उच्चारण में बलाघात न हो, यदि सुर उच्च हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता न हो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? यदि उपयुक्त संगम या संहिता न हो। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा था अभिक्षिप्त अर्थ। अभिक्षिप्त अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभिक्षिप्त का अर्थ होता है इच्छित, जो इच्छित अर्थ है जिसको हम चाहते हैं, जिस अर्थ को हम सुनना चाहते हैं, उस अर्थ से अलग अर्थ मिलने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, किसके कारण? यदि उपयुक्त संगम या संहिता न हो तो अभिक्षिप्त अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्वर का उदाहरण है। मध्य स्वर का उदाहरण है। विकल्प है ई, ए, आ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप सभी जानते हो मध्य स्वर का उदाहरण क्या है? ए है। ये मध्य स्वर किसके आधार पर है? जिह्वाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण आता है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग क्रियान्वित होता है, उसे क्या कहते हैं? हम अग्र स्वर कहते हैं। जो पीछे का भाग क्रियान्वित होता है उसे क्या कहते हैं? हम पश्च भाग कहते हैं। और मध्य भाग क्रियान्वित हो उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहा जाता है। ये ज़्यादा आप डिटेल से समझना चाहते हो तो आप इस स्वर के वर्गीकरण पे जाके इसको अच्छे से समझ सकते हो। चैनल इसकी प्लेलिस्ट में भी मैं आपको दे दूँगी। चलो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये दे दी जाएगी। आप वहाँ से जाके जो स्वर का वर्गीकरण है उसको अच्छे से समझ सकते हो। हर प्रकार का हर आधार पर वर्गीकरण वहाँ अच्छे से समझाया हुआ है। तो जिह्वाकृति के आधार पर अग्र स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं और मध्य स्वर होते हैं। इन सब का वर्गीकरण किया गया है। आंसर मध्य स्वर पूछा तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उ, ओ, औ उदाहरण हैं। अग्र स्वर के दोस्तों ये जो पम स्वर दिया गया है ये पम नहीं है, पम की जगह पश्च कीजिए। ये है पश्च स्वर। पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और व्यंजन। ये जो स्वर हमारे समक्ष दिए गए हैं, कह रहे हैं ये किसके उदाहरण हैं? पश्च स्वर के हैं, अग्र स्वर के हैं, मध्य स्वर के हैं या व्यंजन के उदाहरण हैं। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर चुनना है। और बस इतना कर लीजिए। ये जो पम दिया गया है इसकी जगह पश्च कर लीजिए। फर्स्ट विकल्प में पश्च दिया गया है, ये है पश्च, पश्च स्वर। और सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उ, ओ, औ। ये कैसे स्वर हैं आपके? पश्च स्वर कहलाते हैं। जिह्वाकृति इनको बोलते समय हमारी जिह्वा का जो पश्च भाग होता है वो क्रियान्वित होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर है। विकल्प है ई उ, ए आई, ए औ, ए ओ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अर्ध संवृत स्वर है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए ओ। ये दोनों कैसे हैं आपके? अर्ध संवृत कहलाते हैं। देखिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर और आंतरिक प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आता है। तो जो आंतरिक प्रयत्न है उसके आधार पर स्वर को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीछे कि आंतरिक प्रयत्न के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ही संवृत होता है, दूसरा अर्ध संवृत होता है, तीसरा विवृत होता है, विवृत, और चौथा कैसा होता है? अर्ध विवृत होता है। 4 भागों में विभाजित किया गया। ये वर्गीकरण आप देख सकते हो स्वर के वर्गीकरण में जाकर अच्छे से। तो अर्ध संवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख न तो पूरा खुलता है और न ही बिल्कुल बंद होता है। ये आगे का जो मुख होता है वो खुलने के कगार पे होता है, और जो पीछे का जबड़ा होता है ये आपस में टच होने के कगार पर होता है। इस स्थिति को कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से थोड़ा कम खुला होता है अर्ध संवृत कहलाते हैं। ए और ए ओ, ये दोनों जो स्वर हैं ये क्या हैं? आपके अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से किन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं? वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। ए आ, ई, ए आई, ये सभी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख होता है वह, हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो गोलाकार नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं? गोलाकार नहीं होते हैं। जो गोलाकार उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोलाकार नहीं हो, ऐसे स्वर कौन से हैं? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। क्या आ जाएगा? ये सभी। ये सभी जो हैं इनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख होता है वो अर्ध गोलाकार हुआ करता है, गोलाकार नहीं होता। तो गोलाकार नहीं होता है तो कैसा होता है आपका? अर्ध गोलाकार होता है। क्या कहते हैं? अर्ध गोलाकार। देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया। गोलाकार स्वर या वृत्ताकार स्वर कह सकते हो, अर्धगोलाकार या अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो स्वर दिए गए हैं इन सभी का उच्चारण करते समय हमारा होठों की जो आकृति होती है वो अर्धगोलाकार या अर्धचंद्राकार होती है, इसलिए ये गोलाकार स्वर नहीं कहलाते। अगला है, स्वर तंत्र की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? विकल्प है अल्प प्राण व महाप्राण होते हैं, घोष व घोष होते हैं, वर्तुल या अर्धवर्तुल होते हैं, संवृत या विवृत होते हैं। स्वर तंत्र की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया और किस नाम से किया गया है ये आपसे पूछा है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आप सभी जानते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा घोष और अघोष। स्वर तंत्र यानी हमारी जीभा के अंदर जो कंपन उत्पन्न होती है उसके आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया, घोषी स्वर और अघोषी स्वर। घोषी स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो जीभा होती है, जो हमारी स्वर तंत्री होती है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और अघोष ऐसे होते हैं जिसके समय कंपन उत्पन्न नहीं होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, दंतोष्ठीय वर्ण है य, र, ल, व। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ये उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा गया। आप सभी जानते हैं दंतोष्ठी क्या कहलाता है, आपका व कहलाता है। हिंदी में 9 उच्चारण स्थान होते हैं, क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया था। हिंदी में 9 उच्चारण स्थान होते हैं और उन उच्चारण स्थानों में जो व होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ हुआ करता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो भी मिलेगी, आप उस पर जाकर अच्छे से समझ सकते हो कि इस व्यंजन का, किस स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वे कहलाते हैं। विकल्प है दंतोष्ठी, ओष्ठी, द्व्योष्ठी, कंठोष्ठी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द्विओष्ठीय। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ स्पर्श करते हैं क्या कहलाते हैं, द्विओष्ठीय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठ, ढ, अण व्यंजन है ट वर्ग के काकल्य व्यंजन, प वर्ग के तालव्य व्यंजन, व वर्ग के कंठे व्यंजन, ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन। जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है ये हमारी मूर्धा को टच करती है। मूर्धा हमारा वह स्थान होता है जो नासिका और जो हमारा काकल्य है या तालव है उसके बीच का जो स्थान हुआ करता है, जिसे हम कोमल तालु कहते हैं, कोमल काकल्य कहते हैं, उसे मूर्धन्य कहा जाता है। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं। विकल्प है वर्तस्य, तालव्य, कंठे, मूर्धन्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। आप सभी जानते हो क सबसे पहला वर्ग है और क वर्ग के सभी व्यंजन कैसे होते हैं, कंठे हुआ करते हैं। ये आपको उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर इसको अच्छे से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में काकल्य व्यंजन है य, श, है, ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। काकल्य व्यंजन कौन सा व्यंजन कहलाता है। इनमें से जो है ये आपका काकल्य व्यंजन कहलाता है। इसको बोलते समय हमारे जो जिह्वा होती है वो हमारे कोमल तालु को स्पर्श कर जाती है। जो साउंड होती है कोमल तालु को स्पर्श करके, कंठ से शुरू होती है, कोमल तालु को स्पर्श करके बाहर निकल जाती है, तो ये काकल्य व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स वर्ग के सभी व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है क्योंकि। विकल्प है, इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है।
इनके उच्चारण में वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है और इनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों किनारों से बाहर निकलती है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्यों? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। इसके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है। आप सभी जानते हो कि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो च वर्ग है वह आपका स्पर्शी तो है ही। च वर्ग जो है वो आपका स्पर्शी व्यंजन तो है ही, और स्पर्शी व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आती है। लेकिन साथ साथ ये प्राणवायु क्या करती है? संघर्ष भी करती है, घर्षण भी करती है। इसलिए च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी आए तो च वर्ग आ जाएगा, लेकिन केवल अगर संघर्षी पूछा जाता है तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं आपके? श, श, से है। ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो च वर्ग आ जाएगा, क्योंकि ये जो व्यंजन हैं ये आपके स्पर्शी व्यंजन नहीं हैं, ये व्यंजन ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। और ये ऊष्म बोलते समय प्राणवायु हल्की गर्म होती है और साथ में संघर्ष करते हुए भी बाहर आती है, इसीलिए गर्म होती है। तो ये संघर्षी, केवल संघर्षी कहलाते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा उससे आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ पाओगे, डिटेल में समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यह व्यंजन प्रकंपित वर्ण है। इसमें से कौन सा जो व्यंजन है वह आपका प्रकंपित वर्ण कहलाएगा? ऑप्शन है ल, रे, श, अण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रे। जो रे है यह हमारा क्या कहलाता है? प्रकंपित वर्ण कहलाता है। प्रकंपित क्यों कहलाते? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा में सबसे अधिक कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रकंपित भी कहते हैं। और दूसरा क्या कहा जाता है? इसको लुंठित भी कहा जाता है। ये लुंठित वर्ण भी कहलाता है, क्योंकि जिह्वा लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होती है वो लुढ़क कर हमारे तलवे से या हमारे काकल से नीचे गिर जाती है, इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि? विकल्प दिया गया, इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में जिह्वा आलोड़न क्रिया करती है। इसके उच्चारण में वायु गर्म होकर बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में वायु स्फोटन करती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसको पार्श्विक कहा जाता है। पार्श्विक शब्द पर्श से बना हुआ है और पर्श का अर्थ होता है साइड। ल हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु होती है हमारी जिह्वा के दोनों साइड से बाहर निकल जाती है, दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। जो आलोड़न शब्द यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिए, आलोड़न का अर्थ होता है लुढ़क कर गिरना। तो जिह्वा आलोड़न की क्रिया किसमें करती है? आपके रे के अंतर्गत करती है, रे का उच्चारण करते समय करती है। तो जिह्वा का लुढ़क कर नीचे गिर जाना या आलोड़न क्रिया करना एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, कहा निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? विकल्प हमारे समक्ष दिया गया है।
विकल्प आपको दिखाई दे रहा होगा, सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा दोस्तों, आंसर सभी ने चुन ही दिया गया होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा कहलाता है? सी। ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन के वर्गीकरण की वीडियो देखोगे तो उसके अंतर्गत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दोनों जो अड़य और ढ, ये दोनों जो व्यंजन हैं ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके किसी भी वर्ग के व्यंजन नहीं हैं। ये पहले ट वर्ग में थे, लेकिन हिंदी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, इनको निकाल कर फेंक दिया, और निकाल कर फेंकने के कारण ही इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहा जाता है। तो ये भी आप ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक मिलेगा, वहाँ से देखोगे व्यंजन का वर्गीकरण, तो उसमें अच्छे से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो बी में जो व्यंजन है ना, ये हमारे वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे तय वर्ग के व्यंजन हैं, लेकिन इनके नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, जो सी में है, ये जो बिंदु नीचे दिखाई दे रही, इसे नुक्ता कहते हैं। और ये नुक्ते लगे हुए जो व्यंजन हैं ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी अन्य भी कई विशेषताएं हैं जो आप वीडियो के दौरान देख सकते हो। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे समक्ष दिया गया है कि नासिक के व्यंजन कहा जाता है अनुनासिक वर्णों को, पंचमाक्षरों को, स्पर्शी व्यंजनों को, संघर्षी व्यंजनों को। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा क्या? बी, पंचमाक्षरों को। पंचमाक्षर यानी किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे क वर्ग लेते हैं तो क वर्ग का जो पंचम वर्ण है अंग आपका, ये आपका क्या है? नासिक के व्यंजन कहलाता है। च वर्ग लेते हैं तो ये आ जाता है, ट वर्ग लेते हैं तो ण आ जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसलिए वो नासिक के व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं। किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। दोस्तों आप ये सभी जानते हो कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा क्या है? अल्प प्राण है। नहीं भी जानते हैं तो बता देती हूँ। देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण ये प्राणवायु के आधार पर होते हैं। घोष और अघोष दोनों कंपन के आधार पर हुआ करते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से लेंगे? देखिए, ये जो ए है ना, इस ए की जगह हम ए हमारी हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है, तो बस जहाँ भी ये ए लगा हुआ है उसमें पहला वर्ण तो आएगा ही आएगा। यानी किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो या तो अल्प प्राण होता है या अघोष होता है। अघोष में देखो, ए के बाद कितने वर्ण बच गए? 2 बच गए। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। अल्प प्राण में यदि हम देखें तो ए के लिए हमने एक ले लिया, ए के लिए हमने क्या ले लिया? एक ले लिया। आगे कितने बचे? 1, 2,
तीन पूरे पूरे बच गए तो तीसरा, पहला तीसरा क्या है, अल्प प्राण है। फिर दो आधे और हैं, इनमें दो आधे और मिला दिए तो क्या हो गए, पांच हो गए। यानी किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा हमेशा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। उसने क्वेश्चन भी यही पूछा कि पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा किस में आ रहा है, पहला और तीसरा किस में आ रहा है, अल्प प्राण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन हैं, कौन से जो व्यंजन हैं वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प है वर्ग के प्रथम व तृतीय व्यंजन, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन, वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन, वर्ग के तृतीय व पंचम व्यंजन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए दोस्तों बनाया तो 40 क्वेश्चन का था, लेकिन 40 क्वेश्चन में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग 25 क्वेश्चन ही आज यहाँ लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए आंसर क्या होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन। आप जानते हो जैसे हमने देखा यहाँ पे अल्प प्राण है ना, अल्प प्राण देखा तो कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण। ए के लिए हमने एक देख लिया, एक दो तीन पूरे पूरे थे, इसके लिए तीसरा भी ले लिया, दो आधे और मिला दिए, कितने हो गए, तीन में दो मिलाए पाँच हो गए। किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अगर पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है तो बचा क्या, दूसरा महाप्राण के लिए हमारे पास कौन सा बच गया, दूसरा और चौथा। तो किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण। अल्प प्राण लॉजिक से निकाल लीजिएगा, ए पहला है तो इसके लिए पहला ले लीजिएगा, तीन पूरे पूरे हैं इसके लिए तीन ले लो, दो आधे वर्ण और हैं, आधे तो नहीं हैं चलो हिंदी की दृष्टि से, लेकिन हम लोग इन्हें आधे ही बोल देते हैं कॉमन में, है ना, नहीं तो चरणों में गिरे हुए हमेशा पूरे होते हैं। तो बस यहाँ लॉजिक के लिए हम याद रखें कि ये आधे दिखाई दे रहे हैं, आधे जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीन पूरे थे और उनमें दो आधे और मिलाकर हमने पाँच बना दिए। तो किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा आपका अल्पप्राण होता है और बचा दूसरा चौथा क्या हो गया, आपका महाप्राण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में घोष वर्ण है, घोष वर्ग कौन सा है। तो विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, और एक ही क्वेश्चन हमारे व्याकरण में से भी आने की संभावना होती है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसे हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें, उस क्वेश्चन को गलत ना करें। हमारा आंसर हो जाएगा ए। जो ए है ये क्या है आपका, ये सारा जो वर्ग दिया गया है यहाँ वो कैसे हैं, घोष हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं घोष की बात करती हूँ तो घोष कौन से हुआ करते हैं, इधर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ खाली जगह में। देखिए हमने देखा एक होता है अघोष, जो स्वर तंत्री में कंपन होता है उसके आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक अघोष होते हैं और दूसरे वर्ण कैसे होते हैं आपके, सघोष होते हैं। तो चाहे आप सघोष कहो या घोष कहो एक ही बात है। अघोष में ए के लिए हमने एक ले लिया, क्योंकि ए हमारी हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है, इसके लिए किसी भी वर्ग का पहला क्या हम ए के साथ रख देते हैं। आगे दो वर्ण और हमारे पास बचे तो दो के लिए हमने दो रख दिया, यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। पहला दूसरा अघोष हो गया तो सघोष के लिए क्या बच गया हमारा, तीसरा चौथा और पांचवा। ये तो वर्गीय व्यंजन की बात है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि स्वर हमारे पास बच जाते हैं, उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं जो अंतस्थ होते, ये रह लव्य ये बच जाते हैं, और स बच जाते हैं। तो देखिए
स्वर की बात आती है, स्वर हमेशा उसके साथ होता है जिसके साथ बहुमत होता है। दोस्तों यहाँ बहुमत किसके साथ है? इसके साथ, सघोष के साथ है। तो जो स्वर होते हैं वो भी किसके साथ आ जाते हैं? आपके सघोष के साथ आ जाते हैं। और स्वर के साथ हमेशा क्या होते हैं आपके? ये रे लव्य जो है, ये रे लव्य, ये भी किसके साथ होते हैं? स्वर के साथ ही रहते हैं। और जो है ये है भी क्या होता है आपका? सघोष ही होता है। ये भी पहली बार आपके बहुमत के साथ चला जाता है। तो ये जो है आपके, देखो ये कौन सा है आपके, कितने नंबर का है? टे ठे डे ढे। ढे चौथे नंबर का है आपका, है ना। दे ते थे दे, दे तीसरे नंबर का है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा आपका? और बै भी तीसरे का है, तो ये सभी सघोष हो जाएंगे। ज़्यादा आप डिटेल्ड वीडियो से समझ सकते हो, ये वीडियो में अच्छे से समझ आएंगे। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। दोस्तों 25 ही दे रही हूँ, सॉरी, मैंने 40-45 के लिए बोला था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो समय को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं इसको यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। आगे का आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि यदि ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ये यदि वीडियो अच्छी लग रही है, तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि तैयारी सही हो रही है या नहीं हो रही है।